हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। ठीक, मैटर की स्टेट्स के बारे में जाना है, फिजिकल नेचर के बारे में जाना है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है। और ये भी जाना है हमने कि कोई मैटर किस तरह से अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या प्रोसेस है? देखो, अगर वेपराइजेशन और इवेपोरेशन की बात करूं तो दोनों में फ़र्क क्या है। वेपराइजेशन क्या प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जब कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। कब? जब वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेपराइजेशन। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना तो शुरू होता ही है, लेकिन बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वेपराइजेशन प्रोसेस कहलाती है। तो अगर हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन के बारे में जाने तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में जान लिया है कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी लिक्विड को बॉईल करना शुरू कर दे, ठीक है, या बोले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कोई लिक्विड किसी फिक्स टेम्परेचर या एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर बॉईल करना शुरू कर दे, तो वो उस लिक्विड का क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ पर? इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। मतलब वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो वेपर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। कौन? लिक्विड। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाती है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं? वो होंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस तरह से वेरी करता है? अगर मान लो मेरे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस एरिया है, तो इवेपोरेशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और सरफेस एरिया मिनिमम है तो इवेपोरेशन कैसा होगा? मिनिमम होगा। वो कैसे? मान लो मेरे पास कोई ऐसा एक बर्तन है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया इतना है। फिर मेरे पास एक छोटा बर्तन है जिसका सरफेस एरिया इतना है। अब इन दोनों में अगर मैं कहूँ कि ए और बी में इवेपोरेशन किसका जल्दी होगा और किसका ज़्यादा होगा, तो ए का जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हीट ऊपर पड़ रही है इसके, तो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो पहले ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? कम एटम्स ऐसे होंगे जो हीट अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ से जो एटम्स जो हीट अब्जॉर्ब करेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आकर यहाँ से निकलेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। वो कितने होंगे? ज़्यादा होंगे एक टाइम पर, ठीक है, और यहाँ पर कम होंगे एक फिक्स टाइम पर। तो जब भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीट के कारण जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण जहाँ पर सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा वहाँ पर इवेपोरेशन भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और सरफेस एरिया कम है तो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? लो है।
ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्साइट नहीं हो पाते या फिर एक्साइटेड होते हैं लेकिन कम। ठीक है, मान लिया यहाँ पर 1 मिनट में 1000 हो रहे थे, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 1 मिनट में 200 हो रहे हैं। इस तरह से होगा। ठीक है, पानी की क्वांटिटी हमारे पास वही है, 1 लीटर यहाँ पे है और 1 लीटर यहीं पे है। उसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है। अगर मान लिया हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब हमने अभी जब सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो वहाँ पे देखा था, अगर टेम्परेचर ज़्यादा देंगे सरफेस एरिया पर या किसी लिक्विड को हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उसके जो एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और जल्दी क्या करेंगे, अपने जो बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और वो रिलीज हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाएंगे, वहाँ से वो निकल जाएंगे। तो सरफेस एरिया वेरी करता है, टेम्परेचर भी वेरी करता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। उसके बाद आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब कि जब कभी हमें यूँ लगता है ना कि भाई मौसम में नमी है कुछ या फिर चिपचिपा सा मौसम लगता है, तो वो क्या होती है, मौसम में ह्यूमिडिटी होती है। मतलब वहाँ पर एयर में जो वाटर वेपर्स है, इतना वेपराइजेशन हो चुका है लिक्विड का आसपास के एनवायरनमेंट से कि अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे वेपर्स है पहले से ही। अब अगर पहले से ही ज़्यादा वेपर्स अवेलेबल है एनवायरनमेंट में तो वहाँ की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी में अगर कोई और लिक्विड हमने रख दिया और उसको इवेपोरेट कर रहे हैं तो वो तो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं है उस लिक्विड के पार्टिकल्स को उठकर कहीं जाने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इसके बाद आता है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड का क्या रोल है भाई, देखो ह्यूमिडिटी थी तो बहुत से वाटर वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट थे। अगर हवा चल रही है और उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, इन वाटर वेपर्स को उस एरिया से दूर ले चले जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो एरिया फिर से खाली हो जाएगा और यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एक फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे पास लिक्विड था जो इवेपोरेट हो रहा था उसको स्पेस, उसके वाटर वेपर्स को या उसके पार्टिकल्स को स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए। जिससे कि क्या होगा, विंड स्पीड भी क्या कर रही है, इवेपोरेशन में इफ़ेक्ट डाल रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। अगर ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही है, विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, तो वो क्या करेगी, वहाँ से जो वेपर्स हैं, जो वहाँ पर वेपर्स प्रेजेंट है, उनको क्या करेगी, और भी जल्दी क्या करेगी, वहाँ से रिमूव कर देगी और वहाँ पे एक फ्री स्पेस क्रिएट कर देगी। जिससे कि क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा एंड ईजीली होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग किस तरह से इफ़ेक्ट करती है या किस तरह से कूलिंग का इवेपोरेशन कारण हो सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रेगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सराउंडिंग्स से। क्यों, क्योंकि वो रीगेन करते हैं उस एनर्जी को जो उन्होंने लॉस करी थी इवेपोरेशन के दौरान। जब वो इवेपोरेट हो रहे थे, मान लिया हमारे पास कोई लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड क्या करेगा, इवेपोरेट होगा यहाँ से। कैसे हो रहा है, ये अपने सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है उस हीट को अब्जॉर्व करता है और एक्साइटेड होकर एनवायरनमेंट में चला जाता है, सराउंडिंग्स में फैल जाता है। अब क्या करेगा, ये यहाँ पर ठंडा है,
लेकिन जैसे ही इसके आसपास की गर्मी को ये अब्जॉर्व कर लेता है या अपनी जो आसपास की हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्व कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ठंडक रह जाएगी। जो हीट थी अवेलेबल वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें वहाँ पर कूलिंग फील हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोल्ड वाटर is kept in a glass tumbler for some time, water droplets are observed on surface। मान लिया हमारे पास कोई एक ऐसे ग्लास रखा है जिसमें हमने चिल्ड पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया। जब हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो हमारा ग्लास है उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या अंदर से बाहर निकली है या बाहर ही पहले से प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर कैसे आकर चिपक गई। अब ये क्या होता है, देखो जैसे एनवायरनमेंट में हमने अभी इवेपोरेशन में जब पढ़ा था कि भाई बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने इस वाटर के ग्लास को यहाँ पर रखा था, एनवायरनमेंट में रखा, तो इसके आसपास के जहाँ जो स्पेस इस वाटर ग्लास ने ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे पहले से कुछ वेपर्स थे, उनको इसने हटा के वो जगह ले लिया है। लेकिन वो वेपर्स क्या कर रहे थे, अब वापस से अपनी जगह पर आने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इस ग्लास से ज़्यादा टकरा रहे थे। लेकिन वो क्या हो रहे थे, उन्होंने एक हीट एनर्जी ली थी जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए थे। लेकिन जैसे ही वो इस ग्लास से टकराए, उन्होंने क्या किया, उस हीट एनर्जी को लूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ठंडक थी, ठीक है। यहाँ से उनको दूसरी एनर्जी मिल रही थी, यहाँ से वो हीट एनर्जी को रिलीज़ कर दे रहे थे। इसको गर्म करने के लिए वो हीट एनर्जी को क्या कर रहे थे, वो रिलीज कर दे रहे थे, जिससे कि वो हीट एनर्जी को रिलीज करते किस में आ गए, वापस से अपनी वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ गए, ठीक है। मतलब वो क्या हो रहे थे, जो वेपर्स थे वो कंडेंस हो रहे थे, यहाँ पर वो ठंडे हो रहे थे, जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो क्या हो रहा है, जब भी हम किसी कंटेनर में ठंडा पानी डालते हैं या कोई भी ठंडी चीज़ डालते हैं, तो उसके चारों तरफ थोड़ी देर में वाटर ड्रॉप्स बन जाती है। जब हमने ये वीडियो शुरू करी थी तो सबसे पहले एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें बोतल के चारों तरफ बहुत ही वाटर ड्रॉप्स बनी हुई थी। वो इसी के कारण होता है। कैसे होता है, कोल्ड वाटर इज़ केप्ट इन ए ग्लास टम्बर फॉर सम टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन सरफेस। उसका क्या कारण है कि वो जो वाटर ड्रॉप्स थे वो इस ग्लास से टकराने के बाद अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर ड्रॉप्स थे, जो वाटर वेपर्स थे, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्दर एग्जांपल देखें तो क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड टू वियर ड्यूरिंग समर सीजन। अब गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स है वो क्या करते हैं भाई, देखो हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वी परस्पायर इन वेरी मच इन समर सीजन्स, ठीक है। लेकिन जब हमें पसीना आता है तो जो कॉटन क्लॉथ्स है उसके कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ नहीं उसके सारे ही कॉटन के फाइबर्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, उस स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब हमारे उस क्लॉथ से एयर पास होती है तो क्या करती है, हॉट एयर अगर आ रही है तो वो क्या करेगी, उस वाटर से जब टकराएगी तो वो अपनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर देगी, ठीक है, लॉस कर देगी। वहाँ पर वो जो जितने भी एयर पार्टिकल्स थे वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, वाटर वेपर्स पहले से अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हमें फिर जो हवा आ रही है वो कैसी लगती है, वो कूल एयर लगती है, ठंडी लगती है हमें, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमें गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं जो
हमने काम करते टाइम जो हम पसीना निकाल रहे थे, उस पसीने से क्या हो रहा था, वो आसपास की जो एनर्जी थी उसको ख़त्म कर दे रहा था, हीट एनर्जी को ख़त्म कर दे रहे थे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। लिक्विड्स लाइक एसीटोन एंड अल्कोहल प्लेस्ड आएगा यहाँ पर, प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव यू फीलिंग ऑफ कूलिंग। अब एसीटोन क्या होता है, उसको हम नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हैं। जब इसको हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने के बाद हमें एक ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों? जैसे ही हम एसीटोन को या अल्कोहल को अपनी हथेली पर रखते हैं तो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी होती है ना, उसको ऑब्जर्व करते हैं। या जो हथेली में जो हीट एनर्जी थी, ठीक है, या हथेली में जो एनर्जी थी उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके पार्टिकल्स उसको ऑब्जर्व करके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हथेली की जो एनर्जी थी, हीट थी, उसको तो इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब कूलिंग ही बचेगी। ठीक है, तो इसी वजह से इवेपोरेशन के कारण ही क्या हमें पाम पर हमारी हथेली कैसी लगती है, ठंडी फील होती है। तो ये था हमारा इवेपोरेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे 2 फर्दर स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स के बारे में तो हमने जाना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन 2 और भी स्टेट्स हैं मैटर की। ठीक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।